तो कल अपन पढ़ रहे थे मुस्लिम धर्म में सुधार आंदोलन। मुस्लिम धर्म में सुधार आंदोलन। उसमें अपन ने सबसे पहले लिया था अलीगढ़। अब देखो ये चैप्टर ऐसा है, सीधे सीधे फैक्चुअल चैप्टर है, आपको रटना है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। इस चैप्टर में मुख्य परीक्षा में आपको एक भी रटने वाला प्रश्न नहीं मिलेगा और प्रीलिम्स में पूरा रटने वाला मिलेगा। इसकी शुरुआत किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। अभी सर ने जो पढ़ाया था ना सेंट हेलेना द्वीप, तो ये प्रश्न पूछते हैं हिस्ट्री में भी। नेपोलियन की अंतिम समय में कहाँ पे बंदी रखा गया था? सेंट हेलेना द्वीप में। वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 में, उसके बाद में इनको कैद कर लिया था सेंट हेलेना द्वीप में। और वाटरलू के युद्ध के बाद नेपोलियन की अंतिम हार हो गई थी, नेपोलियन का पतन हो गया था। तो सर सैयद अहमद खान द्वारा शुरू किया गया। वो कंपनी की सेवा में थे। 1857 की क्रांति के बाद उनका मानस था कि अंग्रेजों का मुसलमानों का अधिक से अधिक आधुनिकीकरण होना चाहिए। इसलिए उन्होंने वकालत की, कुरान की व्याख्या की, बाइबल पे टीका लिखी, पीर मुरीदी की जो प्रथा थी उसकी आलोचना की और पर्दा प्रथा की आलोचना की। कुछ संगठन बनाए थे। पीर मुरीदी जैसे अपने गुरु शिष्य की परंपरा होती है, ऐसे इस्लाम में उसके पीर मुरीदी प्रथा बोलते हैं। गुरु और शिष्य होते हैं ना, वैसे ही इस्लाम के अंदर उसको बोलते हैं पीर मुरीदी प्रथा। तो इनके द्वारा कुछ संगठन बनाए गए थे, वो अपन ने संगठन पढ़ लिए थे, कौन कौन से संगठन बनाए गए थे। उसके बाद में अपन आज इनके देखते हैं, इनके द्वारा चलाए गए अखबार कौन से थे। 2 अखबार थे इनके द्वारा। पहला अखबार था इनका तहजीब उल अखलाक। तहजीब उल अखलाक। और दूसरा था राजभक्त मुसलमान। राजभक्त मुसलमान। तो ये इनके द्वारा चलाए गए 2 अखबार थे, तहजीब उल अखलाक और राजभक्त मुसलमान। तहजीब उल अखलाक का हिंदी में मतलब होता है सभ्यता और नैतिकता। सभ्यता और नैतिकता। तो अखबार थे। अब देखो शुरुआत के अंतर्गत सर सैयद अहमद खान क्या मानते थे कि हिंदू राजभक्त मुसलमान, राजभक्त मुसलमान। अब देखो शुरुआत में सर सैयद अहमद खान हिंदू और मुस्लिम एकता के बड़े पक्षधर थे और वो कहते थे कि हिंदू और मुस्लिम एक ही वधु की 2 सुंदर आंखें हैं, अर्थात अभिन्न हिस्से हैं। हिंदू और मुस्लिम जुड़े हुए हैं, आपस में इनमें कुछ भी विभिन्नता नहीं है। लेकिन कालांतर में उनका जो मत था वो बदल गया और वो कहने लगे कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग ही नहीं है बल्कि एक दूसरे के विरोधी भी हैं। तो लिखो इसमें, प्रारंभ में सैयद अहमद का हिंदू और मुस्लिम एकता के बड़े पक्षधर थे। प्रारंभ में सर सैयद अहमद खां हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े समर्थक थे। तथा हिंदू तथा मुसलमानों को एक सुंदर दुल्हन की 2 आंखें मानते थे। हिंदू तथा मुसलमानों को एक सुंदर दुल्हन की 2 आंखें मानते थे। कालांतर में इनका मत बदल गया। कालांतर में इनका मत बदल गया।
और कहने लगे कि ये दोनों आपस में अलग अलग ही नहीं, कि ये दोनों आपस में अलग अलग ही नहीं बल्कि एक दूसरे के विरोधी भी हैं। एक दूसरे के विरोधी हैं। अब देखो, एक अलीगढ़ समूह शब्द आता है परीक्षा में कि अलीगढ़ समूह से आप क्या समझते हो। तो सर सैयद अहमद खां के जो अनुयायी थे उन सभी अनुयायियों को मिलाकर क्या कहा जाता था, अलीगढ़ समूह। तो लिखो अलीगढ़ समूह। सर सैयद अहमद खां के अनुयायियों को, सर सैयद अहमद खां के समर्थकों या अनुयायियों के समूह को, समर्थक बोल दो या अनुयायी बोल दो, या अनुयायियों के समूह को अलीगढ़ समूह कहते थे। अब देखो 1875 में एंग्लो ओरिएंटल मोमडन कॉलेज बना था। एंग्लो, ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, एंग्लो ओरिएंटल मोमडन कॉलेज कब बना था, 1875। और विश्वविद्यालय में कब बदला ये, 1920 में। अब देखो, इसके जो प्रथम 3 प्राचार्य हैं उनको पूछते हैं, क्योंकि वो प्राचार्य थे वो लगातार मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काते थे। जो अंग्रेज थे तीनों के तीनों, वो तीनों का एक ही काम था, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काना। और जो ब्रिटिश सरकार थी उसको ये एहसास करवाना कि मुसलमान अंग्रेजों के समर्थक हैं बल्कि विरोधी नहीं हैं। तो प्रथम 3 प्राचार्य, इस विश्वविद्यालय के प्रथम 3 प्राचार्य, पहला था थियोडोर बैक, दूसरा था मोरिसन, और तीसरा था आर्चबोल्ड। प्रथम 3 प्राचार्य थे थियोडोर बैक प्रथम, दूसरे नंबर के थे मोरिसन और तीसरे नंबर के थे आर्चबोल्ड। ये थे एंग्लो ओरिएंटल मोमडन कॉलेज के प्रथम 3 प्राचार्य। वर्तमान में इसका नाम है अलीगढ़ विश्वविद्यालय, जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वर्तमान में। तो अलीगढ़ समूह किसको कहते थे, सर सैयद अहमद खां के समर्थकों के दल को। एंग्लो ओरिएंटल मोमडन कॉलेज की स्थापना कब हुई, 1875 के अंतर्गत। विश्वविद्यालय कब बनाया गया, 1920 के अंतर्गत। प्रथम 3 प्राचार्य कौन कौन थे, थियोडोर बैक, मोरिसन और आर्चबोल्ड। अब देखो, एक व्यक्ति था डब्ल्यू हंटर। इनकी बुक्स थी इंडियन मुसलमान। ये ब्रिटेन का व्यक्ति था, अंग्रेज था, और इसने बुक्स लिखी इंडियन मुसलमान। और उस बुक में ये कहा कि ब्रिटेन की सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए भारत के जो मुसलमान हैं उनका पक्ष लेने का। यदि आप भारत के जो मुसलमान हैं उनका पक्ष लोगे तो हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिम आपका सहयोग करेंगे और फूट डालो और राज करो की नीति में आप सफल हो जाओगे। ऐसा उल्लेख किया डब्ल्यू हंटर ने अपनी बुक्स इंडियन मुसलमान। तो लिखो, डब्ल्यू हंटर ने इंडियन मुसलमान बुक्स लिखी। डब्ल्यू हंटर ने इंडियन मुसलमान बुक लिखी। इस किताब में यह विचार था कि सरकार को
इस बुक में यह विचार था कि सरकार को भारत के मुस्लिमों से समझौता कर लेना चाहिए। सरकार को भारत के मुसलमानों से या मुस्लिमों से समझौता कर लेना चाहिए। जबकि अभी तक 1857 की क्रांति के बाद सरकार क्या कर रही थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ जा रही थी, और वो 1857 की क्रांति में कहीं ना कहीं मुसलमानों को उत्तरदायित्व मानती थी, इसलिए उन्होंने लगातार मुसलमानों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी। जबकि डब्ल्यू हंटर ने कहा कि यदि आपको फूट डालो राज करो की नीति को सफल बनाना है तो आपको मुस्लिमों का पक्ष लेना होगा। इसलिए उसके बाद में धीरे धीरे नीति बनती है, और जो सर सैयद अहमद खां थे वो भी इसी किताब से प्रेरित होते हैं। अब देखो, पहला आंदोलन खत्म हो गया, इसके बाद में आता है देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन, देवबंद आंदोलन। पहला प्रश्न होता है कब शुरू हुआ? ये होता है 1866-67 से। दूसरा प्रश्न, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो दो व्यक्ति थे, रशीद अहमद गंगोई, रशीद अहमद गंगोई और दूसरे व्यक्ति थे मोहम्मद कासिम ननोतवी, मोहम्मद कासिम ननोतवी। इन दो व्यक्तियों ने देवबंद आंदोलन शुरू किया था। अब शुरू कहां से हुआ? जैसा कि आंदोलन का नाम है देवबंद, तो देवबंद एक स्थान है यूपी के अंतर्गत, तो देवबंद स्थान से शुरू हुआ था, इस कारण इस आंदोलन का नाम पड़ा देवबंद आंदोलन। तो ये शुरू होता है देवबंद या देवबंद, ये पड़ता है सहारनपुर जिला यूपी के अंदर पड़ता है, सहारनपुर यूपी। वर्तमान जो यूपी है उस समय संयुक्त प्रांत कहते थे। तो कब शुरू होता है? 1866-67 से। नेतृत्वकर्ता कौन थे? रशीद अहमद गंगोई और मोहम्मद कासिम ननोतवी। और कहां से शुरू होता है? देवबंद सहारनपुर से। अब देखो, इस आंदोलन के उद्देश्य क्या थे, आखिरकार ये शुरू क्यों हुआ? जब अलीगढ़ आंदोलन चल रहा था तो इसको शुरू करने की जरूरत कहाँ थी? अब देखो, अलीगढ़ आंदोलन लगातार पाश्चात्य शिक्षा पे बल दे रहा था, अंग्रेजी पे बल दे रहा था, जबकि इस्लाम के अंदर उस शिक्षा वर्जित थी। तो इसलिए इसने सोचा कि जो सर सैयद अहमद खां हैं वो इस्लाम को, पाश्चात्य जो धर्म है उनके अकॉर्डिंग ले जाना चाहते हैं, इसलिए उनके विरोध में यह आंदोलन शुरू होता है। जबकि अलीगढ़ आंदोलन वाले क्या कर रहे थे? वो कांग्रेस के खिलाफ थे, तो इसने क्या किया? कांग्रेस को सपोर्ट किया। अलीगढ़ आंदोलन वाला अंग्रेजों का समर्थक था, इसलिए इसने अलीगढ़ आंदोलन और अंग्रेज दोनों का विरोध किया। तो इसका उद्देश्य था मूल रूप से जो इस्लाम था उस इस्लाम के मूल स्वरूप को वापस स्थापित करना, और इसके लिए अच्छे अच्छे धार्मिक शिक्षक तैयार करना। और तीसरा उद्देश्य था इस्लाम के जो लोग हैं उनके अंदर नैतिकता का समावेश करना। तो उद्देश्य पूछे जाते हैं, इस आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? पहला उद्देश्य था इस्लाम के मूल स्वरूप को बनाए रखना, इस्लाम के मूल स्वरूप को बनाए रखना, इस्लाम के मूल स्वरूप को कायम रखने हेतु। दूसरा उद्देश्य था अच्छे धार्मिक शिक्षक तैयार करना, अच्छे धार्मिक शिक्षक तैयार करना। तीसरा था जो अनुयायी हैं उनमें नैतिकता का समावेश करना, अनुयायियों में नैतिकता का समावेश करना। ये तीन मुख्य उद्देश्य थे देवबंद आंदोलन के।
क्या क्या उद्देश्य थे? इस्लाम के मूल स्वरूप को बनाए रखना, दूसरा उद्देश्य था अच्छे धार्मिक शिक्षक तैयार करना, और तीसरा उद्देश्य था अनुयायियों में नैतिकता का समावेश करना। अब इसके बाद में बात आती है इन लोगों ने किस चीज़ का समर्थन किया और किस चीज़ का विरोध किया। तो एक तो इन्होंने विरोध किया पाश्चात्य शिक्षा का, अंग्रेज़ों का विरोध किया, अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया, और जो आधुनिकीकरण किया जा रहा था मुसलमानों का, तो उस आधुनिकीकरण का भी इसने विरोध किया। तो इसमें लिखो देवबंद आंदोलन में विरोध किस चीज़ का किया गया? विरोध, तो विरोध पहला तो होता है अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया, अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया। दूसरा इन्होंने विरोध किया अंग्रेजी राज्य का विरोध किया। मुस्लिमों के आधुनिकीकरण का विरोध किया। आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण होता है या आधुनिकीकरण होता है? आधुनिकीकरण होता है। मुस्लिमों के आधुनिकीकरण पर बल का विरोध। तो इन्होंने विरोध किस किस चीज़ का किया? एक तो जो अलीगढ़ आंदोलन चल रहा था उसका विरोध किया, अंग्रेजी जो राज्य था भारत में उसका विरोध किया, और मुस्लिमों का जो आधुनिकीकरण किया जा रहा था उन चीज़ों का विरोध किया। समर्थन किस चीज़ का किया? देखो समर्थन एक तो ये करेंगे कांग्रेस का, समर्थन किया इस्लाम के मूल स्वरूप का, इस्लाम के मूल स्वरूप का, और दूसरा किया राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कब बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? 1885। तो इन दो चीज़ों का इन लोगों ने समर्थन किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आंदोलन केवल 1866 में ही शुरू हुआ और 1867 तक खत्म हो गया। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कभी भी एक छोटी अवधि के लिए कभी भी नहीं होता, एक लंबे समय तक चलता रहता है। यदि मुख्य जो नेतृत्व करता है उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके शिष्य चलते रहते हैं, शिष्यों के बाद में उनकी विचारधारा समाज में फैल जाती है तो वो भी चलती रहती है। अभी भी चल रहा है देवबंद, ये अभी भी खत्म नहीं हुआ, देवबंद आंदोलन अभी भी चल रहा है। इन्होंने कांग्रेस का समर्थन ही नहीं किया बल्कि इन्होंने मुसलमानों से आह्वान किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कांग्रेस के साथ जुड़ो। जबकि अलीगढ़ आंदोलन क्या कह रहा था कि कांग्रेस मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, यह उनके खिलाफ है, इसलिए मुसलमानों को कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। तो किसके साथ जुड़ना चाहिए? पैट्रियाटिक एसोसिएशन के साथ, देशभक्त एसोसिएशन के साथ, जो 1888 में सर सैयद अहमद खान ने बनाई थी। तो इसमें लिखो इस संस्था ने मुस्लिमों को राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ, इस संस्था ने मुस्लिमों को राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ने का आह्वान किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ने का आह्वान किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नाम तो सुना हुआ है ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसी आंदोलन से निकले नेता थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसी आंदोलन से निकले नेता थे, देवबंद आंदोलन के नेता थे, और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। सबसे लंबे समय तक भी अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही रहते हैं, देवबंद आंदोलन के नेता थे।
अब देखो, देवबंद आंदोलन में एक व्यक्ति होता है मोहम्मद उल हसन। मोहम्मद उल हसन, इसने क्या किया, जो ये आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन को एक संस्थागत रूप दे दिया, राजनीतिक ढांचे में डाल दिया कि राजनीति की तरह एक विचारधारा होगी, इनका प्रॉपर एक प्रोपोगेंडा होगा, जनता में कैसे विचार फैलाना है। तो मोहम्मद उल हसन, इस व्यक्ति ने देवबंद आंदोलन को एक राजनीतिक संस्था में परिवर्तित कर दिया। तो लिखो, इस व्यक्ति ने देवबंद आंदोलन को, इस व्यक्ति ने देवबंद आंदोलन को एक राजनीतिक संस्था में बदल दिया। मोहम्मद उल हसन, इस व्यक्ति ने देवबंद आंदोलन को एक राजनीतिक संस्था में बदल दिया। अब देखो, देवबंद आंदोलन के सबसे विद्वान व्यक्ति थे शिबली नुमानी। इस आंदोलन के सबसे बड़े विद्वान थे शिबली नुमानी। अब शिबली नुमानी क्या थे, देवबंद आंदोलन में बाद में जुड़े, इससे पहले ये अलीगढ़ आंदोलन में थे और अलीगढ़ आंदोलन से ये फिर वापस आ जाते हैं देवबंद आंदोलन में। तो इनके बारे में लिखो, शिबली नुमानी, ये देवबंद आंदोलन के सबसे विद्वान व्यक्ति थे। ये देवबंद आंदोलन के सबसे विद्वान व्यक्ति थे। ये पहले अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए थे। इससे पूर्व ये अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए थे। आंदोलन के सबसे विद्वान थे और देवबंद आंदोलन के सबसे विद्वान व्यक्ति थे। तो एक बार वापस देखो, देवबंद आंदोलन कब से शुरू होता है, 1866-67 से। नेतृत्वकर्ता कौन थे इसके, रशीद अहमद गंगोई और मोहम्मद कासिम ननोतवी। कहाँ से शुरू होता है ये, देवबंद सहारनपुर यूपी से। अब देखो, उद्देश्य क्या थी, मूल रूप से इसके 3 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था इस्लाम के मूल स्वरूप को कायम रखना। दूसरा उद्देश्य था अच्छे धार्मिक शिक्षक तैयार करना। तीसरा उद्देश्य था अनुयायियों में नैतिकता का समावेश करना। अब देखो, विरोध किस चीज़ का किया, अलीगढ़ आंदोलन का किया, अंग्रेजी राज्य का किया और मुस्लिमों के आधुनिकीकरण का विरोध किया। उसके बाद में अपन देखते हैं समर्थन किस चीज़ का किया इन लोगों ने, इस्लाम के मूल स्वरूप का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देवबंद आंदोलन से निकले हुए नेता थे। ये भारत के फिर बाद में प्रथम शिक्षा मंत्री बनते हैं और 11 नवंबर को एक दिवस मनाया जाता है भारत में इनकी याद के अंदर। कौन सा दिवस है, शिक्षक या शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। और इसके ठीक 3 दिन बाद में भी एक दिवस आता है, बाल दिवस। नेहरू जी ने किया है क्या कुछ बाल दिवस के लिए, याद है क्या कोई योगदान जिसके कारण बाल दिवस मनाया जाता हो? किसी को एक भी कोई इस क्षेत्र में यदि प्रयास किया हो इन्होंने और फिर भी अपन बाल दिवस मना रहे हैं, किसी को याद है? चुनाव में गाज किसके ऊपर पड़ रही है राजस्थान में, सीएम पे। 130 सभाएं की हैं इन्होंने कुल टोटल, गहलोत जी ने। उनमें से 93 सभा जोधपुर के लिए की है। इसको क्या क्या बोला गया, पुत्र मोह। हर 3 राज्य हैं जिनके अंदर हाल ही में इनकी सरकार आई थी। राजस्थान में तो 25, एमपी में 29 और छत्तीसगढ़ में 10-11 है ना, शायद 11 हैं या 10 है, ये मान लो 10 मान लो, कितने हो गई, 64 हो गई क्या? 64 में इनकी उम्मीद थी मेरे अंदाज से कम 25 तो आनी चाहिए थी इनकी सीट, और आई कितनी, 4 सीट आई हैं शायद। यहां इनकी सबसे बड़ी हार मानता हूं मैं। और इसकी हार का क्या रीजन हो सकता है आपकी नज़र में?
मुझे ये लग रहा है एक जो ऋण माफी का खेल खेला है ना, तो गांव में तो वोट नहीं मिले इन लोगों को, जो किसानों के 2 लाख का वादा किया तीनों ही स्टेटों में। और दूसरे तो एक ही कारण है, मोदी जी। और तीसरे कारण खुद राहुल गांधी। जब तक राहुल गांधी रहेंगे तब तक बीजेपी को कोई नहीं हराएगा। और फिर बीच बीच में भेज ही देते हैं भी ये बीजेपी वाले खुद ही। इस बार नवजोत सिद्धू को भेज दिया, पहले मणिशंकर अय्यर था, तो इस बार कोई ना कोई नया मणिशंकर अय्यर भेजा जाए, तो इस बार नवजोत सिद्धू ने वो कमी पूरी कर दी। अब देखो, मोहम्मद उल हसन, इस व्यक्ति ने इस संस्था को, आंदोलन को एक राजनीतिक ढांचे में डाल दिया। शिबली नुमानी आंदोलन के सबसे विद्वान व्यक्ति थे। देखो, एक प्रश्न आता है मतदान व्यवहार, प्रश्न पूछा जाता है किसी भी लोकसभा का, जैसे आरएस 2012 में 2010 में पूछा गया था, 2009 में जो चुनाव हुए थे उन चुनाव का पूछा, 2009 के जो मतदान व्यवहार है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, बड़ा प्रश्न है। हर चुनाव के बाद में, यानी मतदान व्यवहार का मतलब होता है इस चुनाव को किन चीज़ों ने प्रभावित किया, इलेक्शन का व्यवहार किन चीज़ों पर निर्भर करता है, तो वो चीज़ों आपके माइंड में तो होनी चाहिए किन किन चीज़ों से प्रभावित होते हैं, क्योंकि आपसे इंटरव्यू में इनमें भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस चुनाव में तो सबसे बड़ा रीजन यही था, मोदी के नेतृत्व में पूरा आंदोलन सटीक रहा। और किन मुद्दों पर रहा, राष्ट्रवाद। फिर दूसरा, बेहतर विकल्प ही नहीं दे पाए, मोदी की तुलना में बेहतर विकल्प नहीं दे पाए। और अभी भी केवल इस्तीफों का दौर चल रहा है, सब इस्तीफे दे रहे हैं, ले कोई नहीं रहा उनके इस्तीफे को, क्योंकि दूसरे को भी पता है ये कांटों का सेज है। इसके बाद में आंदोलन शुरू होता है अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, तो इसमें लिखो, अहमदिया आंदोलन में लिखो, इस आंदोलन का, लिखो लिखो जल्दी लिखो, इस आंदोलन का नेतृत्व मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा किया गया। तो अहमद के नाम पे क्या बन गया, अहमदिया आंदोलन। तो नेतृत्वकर्ता कौन थे, मिर्जा गुलाम अहमद। अब देखो ये शुरू कहाँ से होता है, शुरू होता है ये कादियास्तान से, और कादिया पड़ता है पंजाब के अंतर्गत। तो नेतृत्वकर्ता थे मिर्जा गुलाम अहमद, शुरू होता है कादिया पंजाब से। इस कारण इस आंदोलन का एक अन्य नाम कादिया संप्रदाय पड़ गया। अन्य नाम क्या पड़ गया, कादिया संप्रदाय। कादिया संप्रदाय। तो 3 प्रश्न इसमें मुख्य रूप से हैं। नेतृत्व किया मिर्जा गुलाम अहमद ने, शुरू होता है कादिया पंजाब से, और अन्य नाम है कादिया संप्रदाय। अब देखो, मिर्जा गुलाम अहमद ने क्या किया, इसने एक तो अल्लाह का पैगंबर घोषित कर दिया स्वयं को, क्या कहा कि मैं पैगंबर हूँ अल्लाह का। दूसरा, इसने कहा मैं कृष्ण का अवतार भी हूँ, केवल अल्लाह का पैगंबर ही नहीं हूँ, मैं कृष्ण का अवतार भी हूँ। तो लिखो, मिर्जा गुलाम अहमद ने स्वयं को अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का पैगंबर तथा श्री कृष्ण का अवतार बताया। श्री कृष्ण का अवतार बताया। मिर्जा गुलाम अहमद ने स्वयं को अल्लाह का पैगंबर एवं श्री कृष्ण का अवतार बताया। फिर ये शुरू कब हुआ, ये शुरू होता है 1889 से। तो शुरू होता है 1889 से, 1889 से। तो 1889 से ये आंदोलन शुरू होता है। शुरू कहाँ से हुआ, कादिया
पंजाब से। अन्य नाम क्या है इसका? कादिया संप्रदाय। अब इसका भी उद्देश्य क्या था? उद्देश्य इसका भी एक उद्देश्य था इस्लाम के मूल स्वरूप को बनाए रखना, इस्लाम के मूल स्वरूप को बनाए रखना। इस्लाम के मूल स्वरूप को बनाए रखना, इस्लाम के मूल स्वरूप को बनाए रखना। अंतिम प्रश्न, मिर्जा गुलाम अहमद की पुस्तक थी एक, बहरीन ए अहमदिया, बहरीन ए अहमदिया, बहरीन ए अहमदिया। इसका अर्थ होता है स्वयं के सिद्धांत, स्वयं के सिद्धांत, स्वयं के सिद्धांत। तो एक बार वापस देखो अहमदिया आंदोलन को नेतृत्व किसने किया? मिर्जा गुलाम अहमद ने। शुरू कहाँ से होता है? कादिया पंजाब से। अन्य नाम क्या है इसका? कादिया संप्रदाय। इन्होंने स्वयं को अल्लाह का पैगंबर और श्री कृष्ण का अवतार बताया। शुरू होता है 1889 से। उद्देश्य क्या था? इस्लाम के मूल स्वरूप को बनाए रखना। एक उद्देश्य और इनका था कि जो वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति हो रही है उसको भी इस्लाम में मान्यता दिलाना, जबकि अभी तक इस्लाम में वैज्ञानिक और जो तकनीकी शिक्षा थी, औद्योगिक शिक्षा थी, उसकी मान्यता नहीं थी। तो यदि जगह हो तो एक और लिख लो इसके अंतर्गत, इस्लाम के अंतर्गत वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति को मान्यता दिलाना। इस्लाम के अंतर्गत वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति को धार्मिक मान्यता दिलाना। यानी उसको जो वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान है उसको एक धार्मिक मान्यता मिल जाए, क्योंकि अभी तक इस्लाम के अंतर्गत उसको धार्मिक मान्यता नहीं थी, इस कारण ये उनको मान्यता दिलाना चाहते थे। अगला आंदोलन लिखो, वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन सबसे कट्टर आंदोलन ये था। जितने भी मुस्लिमों में आंदोलन चले तो ये पूर्ण रूप से धर्म आधारित वहाबी आंदोलन। अब देखो ये आंदोलन मूल रूप से ईरान में शुरू होता है अब्दुल वहाब द्वारा। जब अब्दुल वहाब द्वारा शुरू हुआ तो उसके नाम पे इसको वहाबी आंदोलन कहा गया। तो इसमें लिखो ये मूल रूप से, चलो शॉर्ट में लिख लो, शुरू किया गया अब्दुल वहाब द्वारा, अब्दुल वहाब द्वारा। तो भारत में किसके द्वारा शुरू किया गया? भारत में ये शुरू किया गया सर सैयद अहमद बरेलवी द्वारा। सैयद अहमद, सर मत लिखो, सैयद अहमद बरेलवी द्वारा, सैयद अहमद बरेलवी द्वारा। तो वहाबी आंदोलन शुरू होता है अब्दुल वहाब द्वारा, लेकिन भारत में कौन करता है? अहमद बरेलवी। अब देखो इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सबसे कट्टर उद्देश्य इसी का था। इसका उद्देश्य था दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना, इस्लाम में परिवर्तित करना या बदलना। अब देखो दारुल का मतलब क्या होता है? दारुल शब्द का अर्थ होता है घर, और हर्ब का मतलब होता है गैर मुसलमान, गैर मुसलमान। तो इसका मतलब क्या हुआ? इनका उद्देश्य था गैर मुसलमानों के देश को मुसलमानों के देश में बदलना। तो ये पूरा जो धार्मिक उद्देश्य था इनका कि कैसे भी भारत का इस्लामीकरण किया जाए। तो ये सीधा प्रश्न पूछते हैं कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने का उद्देश्य कौन से आंदोलन का था? कौन से आंदोलन का था?
वहाबी आंदोलन, जो शुरू होता है अब्दुल वहाब के द्वारा और भारत में सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा। अब देखो, एक शब्द होता है जिहाद। जिहाद का नाम सुना है? जिहाद का मतलब होता है धार्मिक युद्ध। धार्मिक युद्ध, कि भाई मैं युद्ध इसलिए नहीं कर रहा कि मैं जीतना चाहता हूँ, मैं युद्ध इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पैगंबर की रक्षा करनी है, मुझे अल्लाह ने कहा है कि आपको युद्ध करना है अपने धर्म की रक्षा के लिए, इसलिए मैं धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर रहा हूँ। जिसको भी शामिल होना है वो हो जाए, वो नहीं शामिल होगा उसको अल्लाह की तरफ से अभिशाप मिलेगा, पाप लगेगा। इसलिए धर्म का नाम लेकर जो युद्ध लड़ेंगे उनको जिहाद कहा गया। ऐसे ही सैयद अहमद बरेलवी ने भी इस आंदोलन को जिहादी आंदोलन कहा और जिहाद के रूप में शुरू किया। तो इसमें लिखो, सैयद अहमद बरेलवी ने इस आंदोलन को जिहादी रूप दिया। सैयद अहमद बरेलवी ने इस आंदोलन को जिहादी आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। कि हम जो कर रहे हैं आंदोलन वो किसके लिए कर रहे हैं? दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलने के लिए। तो इस प्रकार ये आंदोलन एक प्रकार से हिंसक आंदोलन हो गया, सांप्रदायिक आंदोलन हो गया। तो इसमें लिखो, यह एक प्रकार से हिंसक एवं सांप्रदायिक आंदोलन था। यह आंदोलन हिंसक एवं सांप्रदायिक आंदोलन था। हिंसक भी था और सांप्रदायिक भी था। अब देखो, जब ईरान से आ रहा था तो सबसे पहले इसका जो भारत का हिस्सा प्रभावित हुआ वो हुआ पंजाब। तो शुरुआत में ये पंजाब के जो सिख लोग थे उनके खिलाफ शुरू किया। सबसे पहले किसके खिलाफ शुरू किया? पंजाब के सिखों के खिलाफ। लेकिन पंजाब का फिर अंग्रेजी साम्राज्य में विलय हो जाता है 1849 में। कब होता है पंजाब का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में? 1849 के अंतर्गत। किसके समय? डलहौजी के समय। जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ उसके बाद में डलहौजी ने विलय कर लिया था 1849 में। तो उसके बाद में जैसे ही पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में हुआ तो वहाबी आंदोलन सिखों की बजाय अंग्रेजों के खिलाफ हो गया, और जैसे ही अंग्रेजों के खिलाफ हुआ तो अंग्रेजों ने इसका दमन कर दिया। तो लिखो, इसके अंतर्गत प्रारंभ में यह आंदोलन पंजाब के सिखों के खिलाफ था। प्रारंभ में यह आंदोलन पंजाब के सिखों के विरुद्ध था। पंजाब के सिखों के विरुद्ध में था। लेकिन कालांतर में पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में हो जाने से अंग्रेजी राज्य में हो जाने से यह आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। यह आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ हो गया और कालांतर में इसका केंद्र भी फिर बदल जाता है। इस आंदोलन का केंद्र बदल गया। तो लिखो, पटना किया गया इसका। कालांतर में केंद्र कहाँ बनता है? पटना। तो कालांतर में इसका केंद्र पटना बिहार बन गया। तो वहाबी आंदोलन का भारत में फिर मुख्य केंद्र कौन सा हो गया? पटना बिहार। तो कालांतर में इस आंदोलन का केंद्र पटना बिहार बन जाता है। तो वहाबी आंदोलन एक बार वापस देखो, किसके द्वारा शुरू किया गया? अब्दुल वहाब के द्वारा। भारत में किसके द्वारा शुरू किया गया? सर सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा। उद्देश्य क्या था ये ध्यान में रखना अपने को, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना। दारुल शब्द का अर्थ क्या होता है? घर। हर्ब का मतलब क्या होता है? गैर मुसलमान, अर्थात गैर मुसलमानों के देश को मुसलमानों के देश में बदलना है। इस प्रकार ये एक प्रकार का हिंसक एवं सांप्रदायिक आंदोलन बना। शुरुआत के अंदर ये पंजाब के सिखों के विरुद्ध था। जैसे ही पंजाब का विलय होता है उसके बाद में ये अंग्रेजों के खिलाफ हो गया और अंग्रेजों ने इसका दमन कर दिया।
और जिहादी आंदोलन में इसको परिवर्तित कर दिया गया, एक प्रकार का धार्मिक आंदोलन इसको कहा गया। और कालांतर में इनका केंद्र कहाँ हो जाता है? पटना, बिहार में। अब एक लिखो टीटू मीर का आंदोलन। टीटू मीर का आंदोलन, टीटू मीर का आंदोलन। अब देखो टीटू मीर का आंदोलन, टीटू मीर मुख्य रूप से था कौन? जो अहमद बरेलवी है उसका शिष्य था। और टीटू मीर ने आंदोलन किया बंगाल के अंतर्गत। तो जैसे वो हिंसक था वैसे ही ये भी हिंसक बदल गया। और ये आंदोलन मूल रूप से उसने किया किसानों को इकट्ठा करके। उस समय बंगाल में क्या थे? जमींदार थे, वो तो सब हिंदू थे, और जो किसान थे ज़्यादातर वो थे मुस्लिम। इसलिए मुस्लिम जो किसान थे उनको संगठित किया हिंदू जमींदारों के खिलाफ, और एक प्रकार से धार्मिक आंदोलन वहाँ पे भी शुरू कर दिया गया। ये टीटू मीर ने किया था। बाद में कालांतर में टीटू मीर ने क्या किया? एक सेना का भी गठन किया, और उस सेना का फिर अंग्रेजों ने दमन कर दिया गया। तो ये शुरू कौन करता है इस आंदोलन को? टीटू मीर। तो इसमें फटाफट लिख लो, मुझे लग रहा है इसमें स्क्रीन में प्रॉब्लम आने वाली है। तो लिखो, यह आंदोलन बंगाल में, यह आंदोलन बंगाल में टीटू मीर ने शुरू किया था। यह आंदोलन बंगाल में टीटू मीर ने शुरू किया था। सैयद अहमद बरेलवी के शिष्य थे। सैयद अहमद बरेलवी के शिष्य थे। सैयद अहमद बरेलवी कौन से आंदोलन के नेता थे? वहाबी आंदोलन के। तो उनके ये शिष्य थे। नेक्स्ट लिखो, इनके ज़्यादातर अनुयायी बंगाल के किसान थे। इनके ज़्यादातर अनुयायी बंगाल के मुस्लिम किसान थे। इनके ज़्यादातर अनुयायी बंगाल के मुस्लिम किसान थे। इनके ज़्यादातर अनुयायी बंगाल के मुस्लिम किसान थे। इन किसानों को जमींदार हिंदुओं के विरुद्ध संगठित किया। इन किसानों को जमींदार हिंदुओं के विरुद्ध संगठित किया। लास्ट पॉइंट लिखो, यह आंदोलन हिंसक हो गया। यह आंदोलन हिंसक हो गया तथा 1831 में इसका अंग्रेजों ने दमन कर दिया। यह आंदोलन हिंसक हो गया तथा 1831 में अंग्रेजों ने इसका दमन कर दिया। तो टीटू मीर का आंदोलन हो गया। अंतिम जो मुस्लिम आंदोलन होता है वो होता है फरायजी आंदोलन। फरायजी आंदोलन। अब देखो ये आंदोलन भी, अब देखो एक शब्द होता है फरेब। फरेब का मतलब होता है इस्लाम के जो मूल सिद्धांत है, मूल नियम है, उनके समुच्चय को कहते हैं फरेब। तो उसके आधार पे ये फरायजी बना, और ये शुरू होता है बंगाल के अंतर्गत। कहाँ शुरू हुआ? बंगाल के अंतर्गत। तो ये लिखो, ये बंगाल में शुरू होता है। यह बंगाल में शुरू हुआ। थोड़ा जल्दी लिखो तो ये चैप्टर खत्म हो जाए अभी। यह बंगाल में शुरू हुआ। नेतृत्वकर्ता कौन थे इसके? तो नेतृत्वकर्ता लिखो हाजी शरीयतुल्लाह। हाजी शरीयतुल्लाह खां। तो इसके नेतृत्वकर्ता थे हाजी शरीयतुल्लाह। अब किन पे जोर दिया? इस आंदोलन में इस्लाम के जो मूल सिद्धांत है उन पे बल दिया गया। तो लिखो, इसमें इस्लाम के जो मूल सिद्धांत है उन पे बल दिया गया। इस आंदोलन में इस्लाम के मूल सिद्धांतों पे बल दिया गया। इस्लाम के मूल सिद्धांतों पे बल दिया गया। एक शब्द लिख लो, फरेब। तो फरेब का मतलब होता है इस्लाम के मूल सिद्धांत। इस्लाम के मूल सिद्धांत।
अब हाजी शरीयतुल्लाह की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद फिर आंदोलन का नेतृत्व करता है दूदू मियाँ। दूदू मियाँ। अब दूदू मियाँ के आगे लिखो शरीयतुल्लाह खां की मृत्यु के बाद, दूदू मियाँ के आगे लिखो शरीयतुल्लाह खां की मृत्यु के बाद फराइजी आंदोलन का नेतृत्व दूदू मियाँ ने किया। दूदू मियाँ ने किया। हाजी शरीयतुल्लाह खां की मृत्यु के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व दूदू मियाँ ने किया। दूदू मियाँ इनके पुत्र ही थे, तो इस आंदोलन का नेतृत्व करता है दूदू मियाँ। दूदू मियाँ ने एक सेना का गठन किया। दूदू मियाँ ने एक सेना का गठन किया और लास्ट पॉइंट लिख लो, 1862 तक आते आते यह आंदोलन एक प्रकार से खत्म हो गया। 1862 तक आते आते यह आंदोलन एक प्रकार से खत्म हो गया। तो इस्लाम के अंतर्गत फराइजी आंदोलन अपन पढ़ रहे हैं। टीटू मीर ये भी बंगाल में होता है, जो अहमद बरेलवी का शिष्य था। इसने किसानों को संगठित किया। किसान थे मुस्लिम और जमींदार थे हिंदू, तो उनके खिलाफ संगठित किया। फराइजी बंगाल में होता है। नेतृत्व कौन देता है? हाजी शरीयतुल्लाह। और फरेब का मतलब क्या होता है? इस्लाम के मूल सिद्धांत, और उन सिद्धांतों को बरकरार रखने के लिए आंदोलन शुरू हुआ था। कालांतर में नेतृत्व करता है दूदू मियाँ। दूदू मियाँ हाजी शरीयतुल्लाह के बेटे थे। इससे पूर्व अपन ने पढ़ा है वहाबी आंदोलन अब्दुल वहाब का। उससे पूर्व अपन ने पढ़ा है अहमदी आंदोलन, और उससे पूर्व अपन ने पढ़ा है देवबंद आंदोलन, और देवबंद से पहले अपन ने पढ़ा था अलीगढ़ आंदोलन। अब इसके बाद में इस चैप्टर में बचेंगे कुछ छोटे चैप्टर बचेंगे। एक दिन की क्लास होगी। एक तो होगा सिखों के अंतर्गत कौन सी सुधार सिख धर्म में, फिर उसके बाद में होंगे निम्न जातियों के अंतर्गत, भारत के अंतर्गत जो निम्न जातियां थी उन जातियों में कौन से आंदोलन होते हैं। इनमें काफ़ी प्रश्न पूछते हैं, तो गांधी जी का आएगा, भीमराव अंबेडकर का आएगा, और दक्षिण भारत के अंतर्गत कुछ सुधार होते हैं वो आएंगे।